अब ये एक वीडियो में मैं बहुत ही आसान शब्दों में आपको आर्टिस्ट की लाइफ समझाएंगे, ठीक है। अब सिंपल समझो कि ऐसा क्यों हो जाता है कि हम इतना सुनते हैं कि आर्टिस्ट लोग सक्सेसफुल नहीं होते, या आर्ट की फील्ड में स्कोप नहीं है, या आर्ट के कॉलेज जाएं क्या, कि कोई डिग्री लें क्या, कि कोई कॉलेज जाना पड़ेगा क्या, कि बीएफए कुछ होता है क्या, कि एमएफए से कुछ फ़र्क पड़ता है क्या। ये सब सुनने में आता है, लेकिन मैं आपको बहुत सिंपल शब्दों में समझाता हूँ कि अगर आपको आर्ट के फील्ड में सक्सेसफुल होना है तो आपको किस तरीके से काम करना पड़ेगा, और क्यों सबसे मैटर जो चीज़ करती है वो स्किल्स करती है। नो डाउट बहुत सारी चीज़ें आती हैं, लेकिन स्किल सबसे मेजर रोल प्ले क्यों करता है, बी एफ एम एफ का रोल क्यों नहीं है। मान लो ये एक बच्चा है, ठीक है, बेचारा खुश है ज़िंदगी में, पैदा हुआ बहुत खुश था, थोड़े से इसके बाल भी हैं, बहुत खुश था, इसको अपने बचपन में खुश था, इन्जॉय करता था, खेलता था, कूदता था, पढ़ाई करता था, मस्ती करता था, ड्राइंग करता था, पेंटिंग करता था, स्केचिंग करता था, मज़े से ज़िंदगी जी रहा था। धीरे धीरे जब ये बड़ा होने लग गया तो अब बड़ा हो रहा था, स्कूल का टाइम था, ठीक है, स्कूल में काफ़ी साल हम देते हैं। स्कूल में ड्राइंग की प्रैक्टिस करता था, दोस्तों के साथ मिल के स्केचिंग करता था, आर्ट के कॉम्पिटिशन्स होते थे, वहाँ जाता था। उसके बाद पढ़ाई में ठीक ठाक था, बहुत ज़्यादा कमाल का नहीं था, लेकिन सब चीज़ें मिला जुला के ठीक ठाक कर रहा था। ड्राइंग में इम्प्रूव कर रहा था, प्रैक्टिस कर रहा था। फाइनल नहीं था कि फ्यूचर में ये आर्ट की फील्ड में जाएगा कि नहीं जाएगा, लेकिन धीरे धीरे जब ये ग्रो करता गया तो धीरे धीरे ये कॉलेज में गया। ओके, कॉलेज में जब आया और धीरे धीरे जब इसकी एज बढ़ने लगी तो इसने डिसाइड किया कि मैं फ्यूचर में एक प्रोफेशनल आर्टिस्ट बनूंगा। 10th में 12th में आते आते ये सब दिमाग में उसके आने लगे कि मुझे प्रोफेशनल बनना है। तब समाज में जब इसने पूछा, ठीक है, ये है समाज, समाज में जब इसने डिसाइड किया और जब इससे पूछना शुरू किया कि मुझे आर्टिस्ट बनना है, मुझे आर्ट की फील्ड में प्रोफेशनल बनना है, तो समाज ने बोला कि आर्ट में कुछ नहीं हो पाएगा, घर वालों ने बोला आर्ट में कुछ नहीं हो पाएगा। अब इसने दूसरे तरफ आर्टिस्टों को देखना शुरू किया, बहुत सारे आर्टिस्टों को देखा तो आर्टिस्ट की जो सक्सेस रेट है वो बहुत कम है, खासकर इंडिया में। बहुत सारे आर्टिस्ट फेल हो रहे हैं, बहुत सारे आर्टिस्ट जो आर्ट की फील्ड में बहुत अच्छे लेवल पे फेमस भी हैं, उनकी भी जो अर्निंग है वो कुछ खास नहीं है। तो ये सब जब उसने देखा तो वो बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड हो गया, उसको समझ में नहीं आया कि आर्ट की फील्ड में जाऊँ नहीं जाऊँ। इतने अच्छे अच्छे आर्टिस्टों को देख के भी अर्निंग का कोई स्कोप दिखता नहीं है। कई सारे आर्टिस्ट हैं जो आर्ट की फील्ड में बी एफ एम एफ ए बहुत सारी डिग्री लेके बैठे हैं, लेकिन वो भी कई बार बोल देते हैं कि आर्ट में कोई स्कोप नहीं है। बहुत सारी चीज़ें चलती हैं, बहुत कुछ सुनता है, उसको क्लैरिटी नहीं आती। और मैं सिर्फ लड़की की बात नहीं कर रहा हूँ, लड़का लड़की कोई भी जो आर्ट की फील्ड में जाना चाहते हैं, फिर उनको क्या होता है कि बी एफ ए कर लो, उसके बाद एम एफ ए करना होता है, आर्ट में जाना है तो डिग्री लेनी होती है। डिग्री लेने से क्या होगा कि आपको लोग एक डिग्री होल्डर मानेंगे, थोड़ा सीरियस आर्टिस्ट मानेंगे। उसके बाद क्या होता है, आपको कहीं जॉब मिल जाएगी। ये चीज़ें सुनने को मिलने लग जाती है, और ये चीज़ें वो लोग बोलते हैं जिनको कोई ज़िंदगी का कुछ क्लैरिटी नहीं है, जो कुछ भी बोल रहे होते हैं। और ये चीज़ें मैं भी सुनता था, आप भी सुनते होंगे। अब ये जो लड़का है या जो लड़की है, जो भी है, ओके, लड़का भी हो सकता है, लड़की भी हो सकती है, इसको फ्रॉक पहना देते हैं, ठीक है। अब इसको क्लैरिटी नहीं है, इसको जिसने जो बोला इसने वो मान लिया। और क्योंकि बचपन से हम सुनते आए हैं कि स्कूल में जब हम थे तो फ्यूचर में डिग्री लेनी ज़रूरी है, ओके, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, पीएचडी, ये सब करते हैं लोग, इतना बड़ा बड़ा डिग्री लेते हैं, पढ़ाई करते हैं, तब जाके जॉब मिलती है, ये होता है वो होता है, ये सब सुनने में आता है। तो बच्चा जब आर्ट की फील्ड में जाना चाहता है तो कंफ्यूज हो जाता है कि करूँ क्या, बी एफ एम एफ ए ये सब। अब रियलिटी क्या है, मैं आपको बहुत क्लियर कट रियलिटी बताता हूँ। अब इस बच्चे को अगर प्रोफेशनल बनना है और इस आर्ट की फील्ड में सीरियसली काम करना है तो ये सब कुछ, इस कचरे को छोड़ना पड़ेगा, इन सब कचरे को दिमाग से निकालना पड़ेगा। किसने क्या बोल दिया, क्यों बोल दिया, क्या होती है डिग्री, क्यों होती है डिग्री, ये सब छोड़ना पड़ेगा और बहुत ही क्लियर कट दिमाग लगा के सोचना पड़ेगा। इसको समझदार होना पड़ेगा सबसे पहले। इसको ना मेरी बात माननी है ना किसी और की बात माननी है, इसको खुद समझदार होना पड़ेगा। समाज क्या बोल रहा है, बीएफए क्या होता है, एमएफए क्या होता है, कॉलेज क्या होता है, ये कोई और आर्टिस्ट क्या बोल देता है, किसी ने क्या बोल दिया, ये सब छोड़ के इसको समझदार होना पड़ेगा। ओके, अब समझदार कैसे होते हैं? समझदार होते हैं चीज़ों को एज इट इज़ देख के, रियलिटी को देख के, लाइफ को समझ के, लाइफ के फंडामेंटल्स को समझ के। किसी को सिंगर बनना है तो उसकी सिंगिंग अच्छी होनी चाहिए, ओके,
उसकी डिग्री देख के कोई उसका सिंगिंग चेक नहीं करेगा। ये बेसिक ऑब्वियस सी बात है और कॉमन सेंस की बात है। तो इस बच्चे का कॉमन सेंस स्ट्रांग होना ज़रूरी है। अब ऐसा नहीं है कि बच्चों का कॉमन सेंस अच्छा नहीं है, इस बच्चे को क्लैरिटी नहीं है। क्लैरिटी पता होती है, डिग्री उग्री से कुछ नहीं होता, ये बहुत सारे लोगों को पता भी होता है, लेकिन डर जाते हैं। ये डर हमारे अंदर क्यों आता है? क्योंकि ना हमारे माँ बाप, ज़्यादातर माँ बाप बच्चों को बचपन से मजबूत बनाते नहीं हैं, भेड़ चाल की तरह चलाते हैं। जो लोग बोल रहे हैं वही कर लो, जो लोग मान रहे हैं उसी को माँ बाप खुद मानने लग जाते हैं। तो जब इस तरीके के समाज में बच्चा पलता है तो उसके अंदर डर बढ़ जाता है, उसके अंदर रिस्क लेने की जो क्षमता है वो कम हो जाती है, वो दिमाग लगाना छोड़ देता है। और रिस्क नहीं लेना सबसे बड़ा रिस्क है। ये इसलिए भी कहा जाता है क्योंकि हम जब रिस्क नहीं लेते हैं और हम जो हो रहा है वो चीज़ मानने लग जाते हैं तो उसमें फेल होने के चांसेस और ज़्यादा बढ़ जाते हैं। कल की डेट में जब ये डिग्री फिग्री सब लेने के बाद भी प्रोफेशनल नहीं बन पाएगा तो यही समाज जो उनको सपोर्ट कर रहा था, ये बोल रहा था डिग्री कर लो, ये कर लो, वो कर लो, वो भी हाथ ऊपर कर लेंगे, बोल रहेंगे तुम्हें बोला था आर्ट में कुछ नहीं होने वाला है। और ये बच्चा को भी डर लगेगा कि हाँ सही बात है, मेरी ही गलती है कि मैं आर्ट की फील्ड में सक्सेसफुल प्रोफेशनल बनने के बारे में सोचा, मेरी ही गलती कि मैं आर्ट में प्रोफेशनल बनने के बारे में प्रोफेशनल बनने के चक्कर में इतना रिस्क लिया, लोगों से लड़ा, घर वाले लोगों की बात नहीं सुनी और वो डर वर के आर्ट की फील्ड छोड़ देगा। बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं जो पेंटिंग बनाने लग जाते हैं, आर्ट वर्क को इम्प्रूव करने लग जाते हैं, अपनी आर्ट स्किल्स पे काम करने लग जाते हैं, लेकिन उनकी पेंटिंग सेल नहीं होती, पेंटिंग में कोई अर्निंग नहीं होती। उसके बाद फिर वो उसमें डरना शुरू कर देते हैं कि आर्ट में सही बात है, स्कोप नहीं है। वो इधर उधर जाके फेसबुक में कमेंट करना शुरू कर देते हैं कि हमारी तो पेंटिंग सेल नहीं होती, आर्ट में कोई स्कोप नहीं है, आर्ट में ये नहीं है, आर्ट में वो नहीं है, आर्ट में ऐसा नहीं है, आर्ट में वैसा नहीं है। ये रोना गाना चालू कर देते हैं और इसके पीछे भी एक बहुत बड़ी गलती है। अब मैं आपको बहुत सिंपल चीज़ बताऊंगा और ये जो मैं शेयर करने वाला हूँ, ये वो चीज़ है जो अगर कोई भी फॉलो करता है, कोई भी इंसान इसको फॉलो करता है तो आर्ट के फील्ड में वो प्रोफेशनल बनेगा। और ये चीज़ मैं नहीं कह रहा, ये चीज़ आप खुद मानेंगे जब आप इस चीज़ को समझेंगे। लेकिन प्रॉब्लम यही है कि अगर आप ये सोचोगे कि अगर इतना सिंपल फॉर्मूला है कि प्रोफेशनल किसी फील्ड में बनना है और हमें आर्ट की फील्ड में प्रोफेशनल बनना है, और इतना सिंपल अगर आप बोलते हो कि मैं ऐसी चीज़ बताने वाला हूँ जिसको अगर आप फॉलो करते हो तो प्रोफेशनल बन जाओगे, तो हर कोई प्रोफेशनल बन जाना चाहिए। ऐसा अगर फॉर्मूला बन ही गया है तो ऐसा क्यों होता है कि 99% लोग फेल होते हैं और 1% लोग प्रोफेशनली काम कर पाते हैं? अगर हम आर्ट की फील्ड की बात करें, ऐसा क्यों होता है? क्योंकि कारण ये है कि मैं फॉर्मूला शेयर भी कर दूँ ना तो ये 99% लोग नहीं मानेंगे और 1% लोग मानेंगे, क्योंकि 1% लोग समझदार होते हैं। वो समझदार कि जो चीज़ों को फैक्ट्स और डेटा पे प्रैक्टिकलिटी को समझते हैं, न कि डर के और या फिर हमारे चाचा या दूर के वो ताऊजी क्या बोल दिए या हमारे रिश्तेदार ने ये ऐसा बोल दिया, ये सब नहीं सोचते हैं, ये फैक्ट्स को स्टडी करते हैं। अब ये 1% लोग कौन है जो इस फॉर्मूला को फॉलो करते हैं, इस रास्ते को फॉलो करते हैं? अब ये रास्ता क्या है मैं आपको शेयर करता हूँ। तो अब यही बच्चा पैदा होता है, बड़ा होता है, स्कूल में काम करता है, स्कूल में प्रैक्टिस करता है। अब यहाँ पे थोड़ा सा रोल ना पेरेंट्स का आता है। इसी बच्चा को यहाँ पे लेते हैं, थोड़ा सा लाइफ को समझते हैं कि कैसे सब कुछ मिलके चीज़ें अच्छी होती हैं। जब ये बच्चा छोटा रहता है ना, तो एक तो ये प्रॉब्लम है इंडिया में कि बहुत सारे पेरेंट्स अपना जो ड्रीम है या अपने जो सोसाइटी के बिलीव हैं वो बच्चों पे थोपते हैं। ये पेरेंट्स की सबसे बड़ी गलती है। पेरेंट्स को थोड़ा समझदार होना पड़ेगा। पेरेंट्स का बहुत बड़ा प्रॉब्लम है इंडिया में, और ये मैं खुशकिस्मत ये भी रहा कि मेरे पेरेंट्स उतना ज़्यादा मुझे टॉर्चर नहीं किए। पापा मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्टिव रहे, खुले माइंड के थे। लेकिन जितने भी मैं और पेरेंट्स को देखता था मेरे रिलेटिव्स में, मेरे जो मामा चाचा जो भी रिलेटिव्स रहे, वो जितने पेरेंट्स रहे, मतलब मैक्सिमम पेरेंट्स जो थे वो बहुत ही स्ट्रेसफुल पेरेंट्स थे। मतलब वो स्ट्रेस देने का काम करते हैं बच्चों को, और ये मुझे बहुत दर्द पहुंचाता था क्योंकि इनके जो बच्चे थे उनको मैं समझता हूँ और उनको मैं बहुत सारी चीज़ें समझाया करता हूँ। क्योंकि बहुत मैक्सिमम जो बच्चे रहे मेरे से छोटे रहे, मैं उनको बहुत चीज़ समझाता था, लेकिन मैं समझता था कि पेरेंट्स कितना स्ट्रेस देते हैं। स्ट्रेस इसलिए दे देते हैं क्योंकि पेरेंट्स को भी चीज़ें पता नहीं होती और वो भी भेड़ चाल में चल रहे होते हैं। उनको जैसे उनके पेरेंट्स ने समझाया वो अपने बच्चों को सिखा रहे होते हैं। लेकिन ये भी है कि इसको एक्सक्यूज़ नहीं बना सकते हम कि हमारे पेरेंट्स सपोर्टिव नहीं हैं तो हम सक्सेसफुल नहीं हो सकते। इस चीज़ को एक्सक्यूज़ हम तब बनाते जब हमारे पास ये डेटा होता कि आज तक अगर बिना पेरेंट्स के सपोर्ट के कोई भी बच्चा प्रोफेशनल या किसी फील्ड में सक्सेसफुल नहीं बन पाया, ऐसा लिखा हुआ होता, तब हम मानते कि पेरेंट्स का सपोर्ट ना करना एक रीज़न है जिसकी वजह से आप कभी प्रोफेशनल या किसी फील्ड में सक्सेसफुल नहीं बन सकते।
क्योंकि बहुत सारे ऐसे भी स्टडीज़ हैं, बहुत सारे ऐसे भी डेटा हैं जहाँ पे बहुत सारे प्रॉब्लम के बाद भी पेरेंट्स का सपोर्ट ना होने के बाद भी बच्चे आगे बढ़ते हैं। ओके, क्योंकि हर किसी की लाइफ में अलग अलग प्रॉब्लम आती है, किसी को सपोर्ट नहीं मिलता, किसी को फाइनेंशियल प्रॉब्लम होती है, किसी को अलग अलग प्रॉब्लम होती है। खैर, अगर इस फॉर्मूला की बात करें, एक बेसिक रास्ते की बात करें कि कोई प्रोफेशनल कैसे बनता है, तो इस चीज़ को बहुत ध्यान से समझना। जो इस चीज़ को समझ गया, आपको कोई प्रोफेशनल बनने से, अगर हम आर्टिस्ट की बात कर रहे हैं, ओके, हम आर्ट की बात कर रहे हैं, कोई प्रोफेशनल बनने से आपको नहीं रोक सकता। आप में से मेरे ख्याल से मैक्सिमम लोग कॉलेज स्कूल लाइफ पार कर चुके होंगे, या स्कूल से कॉलेज जा रहे होंगे, या उससे आगे बढ़ चुके होंगे। आप में से कई सारे हाउसवाइफ भी इस वीडियो को देख रही होंगी, अलग अलग एज ग्रुप के लोग होंगे, लेकिन ये बातें सबके लिए लागू होती हैं। डिग्री, कॉलेज, स्कूल, सर्टिफिकेट, सबको मारो गोली, इन सब से कुछ नहीं होगा। ये सब लेके भी आप कुछ नहीं कर सकते, और ये बात की गारंटी मैं क्या दूं, इसमें लाखों उदाहरण आपको देश में घूमते हुए मिलेंगे। कुछ दिन पहले ही मैंने एक उदाहरण देखा था, और ऐसे हज़ारों उदाहरण मैं देखता रहता हूँ कि डिग्री उग्री के पीछे लोग भागते हैं और उससे कुछ नहीं होता, वो बस टाइम की बर्बादी है। रियलिटी क्या है? बच्चा बड़ा हो रहा है, कॉम्पिटिशन्स में पार्ट ले रहा है, दोस्तों के बीच में आर्ट कर रहा है, फन के लिए कर रहा है, ड्राइंग कर रहा है, स्केचिंग कर रहा है, मज़े के लिए कर रहा है। तो सबसे पहला फैक्टर होना चाहिए मज़ा। आपको मज़ा आना चाहिए। क्रिएट कर रहे हो, स्केचिंग कर रहे हो, पेपर खराब हो रहा है, आपको मज़ा आना चाहिए, मज़ा। कॉम्पिटिशन्स में पार्ट ले रहे हो, कॉम्पिटिशन में पार्ट लूँ नहीं लूँ, डर लगता है, जीत जाएंगे हार जाएंगे, ये सब नहीं, मज़ा आना चाहिए। मज़ा से आगे बढ़ रहे हो, कॉलेज का टाइम आता है, उस समय आप सोचते हो कि मुझे प्रोफेशनल बनूं, या आगे चल के आप सोचते हो कि मैं आर्ट की फील्ड में प्रोफेशनल बनूं। आप क्या करते हो? आप चीज़ों को समझते हो कि हम आर्टिस्ट बन रहे हैं, हम डॉक्टर नहीं बन रहे हैं। ओके, डॉक्टर बनने के लिए डिग्री चाहिए, डॉक्टर बनने के लिए प्रूफ चाहिए, सर्टिफिकेट चाहिए, एक निर्धारित एक सर्टिफिकेट से एक क्लैरिटी मिलती है कि हाँ, ये इसके ऊपर भरोसा किया जा सकता है, ये आपके फेफड़े को काटेगा तो जोड़ सकता है, ये बात का प्रूफ रहता है, तभी लोग उसकी हथेली में अपनी जान को रखते हैं। आर्ट में ऐसा नहीं है। आर्ट में आपका आर्ट दिखता होता है, आर्ट दिख रहा होता है, ये एक विजुअल फॉर्म है, ये दिखता है, जो दिख रहा है उसी से पता चलता है कि आप आर्ट में आपका स्किल्स कितना है। इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि आपके पास डिग्री या सर्टिफिकेट है कि नहीं है। अब आप आपको ये पता चल गया कि स्किल्स पे काम करना है। अब आपको ये क्लैरिटी मिल गई और आपने अपनी स्किल्स पे काम करना शुरू किया। ठीक है, अपनी आर्ट स्किल्स पे, यहाँ पे हम बात कर रहे हैं आर्ट स्किल्स पे काम करना शुरू किया। अब मैक्सिमम लोग क्या करते हैं कि हाँ, कहीं से भी कुछ भी कर लेंगे, टाइम पास करते रहते हैं, थोड़ा सा यूट्यूब देख लिया, थोड़ा सा इधर रील्स देख लिया, थोड़ा सा शॉर्ट्स देख लिया। मैं यही बोलूँगा कि कहीं से सीखो। ओके, कहीं ना कहीं से सीखना शुरू करो, और ये मत सीखो कि आपका क्या मन कर रहा है। ये बहुत बड़ी गलती है कि मेरा मन कर रहा है सर ऑयल करूँगा, सर मेरा मन करता है मैं एक्रेलिक सीख लूँ क्या, मेरा मन कर रहा है मैं हाइपर रियलिज्म सीख लूँ क्या। ये सब कॉमेडी है। सीखो ड्राइंग स्किल्स, अपने आर्ट के फंडामेंटल्स और प्रिंसिपल्स। ड्राइंग स्किल्स, आर्ट के फंडामेंटल्स और प्रिंसिपल्स, ये चीज़ें या तो आप मेरी बात सुन के समझ जाओगे, या तो अपने 50, 60, 100 घंटे का रिसर्च खुद करो, पुराने आर्टिस्ट को स्टडी करो, और जो एकेडमिक्स होती है, जो अटेलियर्स होते हैं, जो ट्रेनिंग्स होती हैं, उन सबको स्टडी करो। घूम फिर के आपको क्लियर बाद में समझ में आएगा कि ड्राइंग, फंडामेंटल्स और प्रिंसिपल्स आर्ट के, इन तीनों पे ही आपको काम करने की ज़रूरत है। कोई कलर डिटेलिंग और एनाटॉमी, हाइपररियलिज्म, फोटोरियलिज्म ये सब नहीं भी सीखोगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि ड्राइंग, फंडामेंटल, प्रिंसिपल्स अगर आपके क्लियर हैं तो इसके दम पे आप बहुत क्या क्या कर सकते हो, बहुत कमाल के आर्टवर्क्स बना सकते हो। आपके आर्टवर्क्स के कमाल होने का कोई लिमिट नहीं रहेगा, क्योंकि कलर डिटेलिंग ये सब बहुत बाद में आता है, वो नहीं भी करोगे तो आपके आर्टवर्क्स मास्टरपीस बन सकते हैं। आपकी टीचिंग स्किल्स बहुत अच्छी हो जाएगी, क्योंकि आपको पता रहेगा कि टीचिंग देना कैसे है, क्योंकि आपने खुद सीखा है तो आप टीचिंग भी दे पाओगे। जब आपकी टीचिंग स्किल्स इंप्रूव होती है तो आप टीचिंग देना शुरू कर पाते हो। जब आप टीचिंग देना शुरू करते हो तो आपकी थोड़ी थोड़ी अर्निंग होनी शुरू हो जाती है। ओके, जब थोड़ी थोड़ी अर्निंग देनी होना शुरू हो जाती है तो आपको ये जो जर्नी है ना आर्टिस्ट बनने की, उसमें थोड़ा सा फाइनेंशियल सपोर्ट भी मिलना शुरू हो जाता है, क्योंकि आपने टीचिंग देना शुरू कर दिया। तब ये जर्नी क्योंकि लंबी होने वाली है, आपको रोकने वाला कोई नहीं होता, क्योंकि फाइनेंशियल सपोर्ट मिलना शुरू हो जाता है। कई लोग ये सब नहीं करते हैं और बोलते हैं कि सिर्फ आर्ट की स्किल सीखूंगा, और 10-20 साल तक सीखते हैं, और लास्ट में 30-40 साल के जब हो जाते हैं तो वो आर्ट की फील्ड छोड़ देते हैं, क्योंकि उनका कोई अर्निंग स्कोप नहीं रहता। आपको मैराथन दौड़ना है। ओके, आपको मैराथन दौड़ना है, आप स्प्रिंट में नहीं हो, 100 मीटर की रेस नहीं चल रही है।
अब जब आप अपनी स्किल्स पे काम करते हो, टीचिंग देना शुरू करते हो, साथ में आप अपनी टीचिंग स्किल्स के दम पे अपनी क्लासेस, अपनी अर्निंग को बढ़ाते हो, प्लस साइड बाय साइड अपनी स्किल्स पे काम करते हो, अपनी आर्ट स्किल्स को भी इंप्रूव कर रहे हो। जब आपका सब कुछ इंप्रूव हो रहा है, आपकी अर्निंग भी इंप्रूव हो रही है एक साइड से, आपकी टीचिंग स्किल्स भी इंप्रूव हो रही है, आपका आर्ट स्किल्स के ऊपर भी आप काम कर रहे हो, और इसको कंटिन्यू करते 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 आपने देखा कि सोशल मीडिया भी एक इंपॉर्टेंट चीज़ है। आपने सोशल मीडिया के ऊपर भी काम करना शुरू कर दिया, क्योंकि 24 घंटे होते हैं, पूरा दिन भर अपने आर्ट को अगर पूरा दे दोगे तो आपके पास बहुत समय होगा सब कुछ सीखने के लिए। एक टाइम दोगे अपनी टीचिंग स्किल्स को, अपनी आर्ट क्लासेस रन करने के लिए, एक टाइम दोगे आप अपने आर्ट स्किल्स को इंप्रूव करने के लिए, एक टाइम दोगे सोशल मीडिया को भी या इंप्रूव करना है उसको टाइम दोगे। सोशल मीडिया में भी हज़ारों चीज़ें होती है, उन सबको भी आप धीरे धीरे इंप्रूव करोगे। कंसिस्टेंसी मेंटेन करनी होती है, अपनी वैल्यू लोगों को कैसे ऐड करें, ये सब भी सीखना पड़ता है। ऐसा नहीं होता कि सोशल मीडिया है, इंस्टाग्राम है, फेसबुक है, आर्टवर्क बनाया, आर्टवर्क की फ़ोटो खींच के पोस्ट किए जा रहे हैं। ये सिर्फ ठीक है, ऐसा ही है कि सोशल मीडिया को बिना सीखे हम कुछ भी कर रहे हैं। सोशल मीडिया को भी सीखना पड़ता है। टीचिंग दे रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि टीचिंग 4 बच्चों को आपने पढ़ा लिया तो आप टीचर बन गए। आपको टीचिंग स्किल को इम्प्रूव करते रहना पड़ेगा। इसमें भी आपको देखते रहना पड़ेगा कि मैं और कैसे पढ़ाऊँ कि बच्चों को अच्छा लगे, कि मैं और कैसे पढ़ाऊँ कि लोगों को समझ में आए, कि मैं और कैसे पढ़ाऊँ कि मैं अपनी कॉम्प्लिकेटेड चीज़ों को आसान शब्दों में लोगों तक पहुँचा सकूँ। क्या मैं अपने खुद के एग्जाम्पल डेवलप करूँ, क्या मैं और कुछ एक्सरसाइजेस खुद बनाऊँ कि बच्चों को और अच्छे से सिखा सकूँ। टीचिंग को कैसे बेहतर करना है, ये जब आप सीख रहे होगे, दिन भर आपके दिमाग में चल रहा होगा, तो आपकी टीचिंग स्किल इंप्रूव होगी, आपका कम्युनिकेशन इंप्रूव होगा, आपका प्रोफेशनलिज्म को हैंडल करने का तरीका इंप्रूव होगा। सोशल मीडिया को कैसे इंप्रूव करना जब आप ये सीख रहे होगे, तो लोगों का अटेंशन कैसे ग्रैब करते हैं वो आप सीखोगे, कंटेंट क्रिएशन कैसे होता है वो आप सीखोगे, कम शब्दों में अपनी बातें रखनी कैसी वो आप सीखोगे। ये सब स्किल्स आप डेवलप कर रहे होगे। आर्ट स्किल्स पे आप काम कर रहे हो तो आपका ड्राइंग फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ये जब स्ट्रांग होता है, इसके बाद आप अगर मान लो आपका कोई फेवरेट कलर है, आप ग्राफिक में जाना चाहते हो, या आपका एनिमेशन आपका टारगेट है, जो भी है उसके ऊपर आप एक स्किल्स डेवलप कर रहे होगे। ये सब कुछ चीज़ें साथ में चल रही होंगी। जब आप ये चीज़ें साथ में लेके चलते हो तो आपको टाइम मिल जाता है और आप ग्रो कर रहे हो। ये सब कुछ स्किल्स है, ये भी स्किल्स है, ये भी स्किल्स है, ये भी स्किल्स है। इन सब स्किल्स के दम पे आप अपनी साथ साथ एंटरप्रेन्योरशिप, ओके, एंटरप्रेन्योर वाली जो स्किल्स है, यानी कि सेल्स, मार्केटिंग, ओके, ब्रांडिंग, ये सब भी आप सीखते चले जाते हो। क्योंकि आर्ट बना लेना या टीचिंग आने से लोग खुद ब खुद आपसे टीचिंग लेने नहीं आएंगे, या खुद ब खुद आपसे पेंटिंग खरीदने नहीं आएंगे। आपको सेल्स, मार्केटिंग, जो बिजनेस स्किल्स हैं वो भी आप सीखते चले जाओगे। और जब आप ये सीखते चले जाओगे तो आप इसको भी इंप्लीमेंट करोगे धीरे धीरे, अपनी सोशल मीडिया को ग्रो करने में भी, अपनी टीचिंग स्किल्स को भी इंप्रूव करने में। टीचिंग में आपके पास 10 बच्चे हैं, उसको कैसे इंप्रूव करूं? क्या मैं गूगल माई बिजनेस पे लिस्टिंग कर दूं? क्या मैं अपने शहर में एड्स चलाऊं, फेसबुक या इंस्टाग्राम के एड्स चलाऊं? अब ये भी सीखना पड़ता है। इसके लिए एड्स चलाऊं तो ये इसके थ्रू मैं अपनी क्लासेस ग्रो कर लूं। जो मेरे बच्चे या मेरे जो स्टूडेंट्स हैं, अगर उनका इंप्रूवमेंट हो रहा है तो उनकी इंप्रूवमेंट को मैं एज ए टेस्टिमोनियल यूज कर लूं, उसके वजह से मेरी मार्केटिंग हो जाएगी। ये सब भी इंप्रूव होता है और इसमें भी 100 चीजें होती हैं। इसको इंप्रूव करना है। सोशल मीडिया में कैसे मैं अपना और कंटेंट बेहतर करूं कि मैं अगर बच्चों को पढ़ाना चाहता हूं या चाहती हूं तो उससे रिलेटेड कंटेंट बनाऊं, कि अगर मेरा गोल है बड़ों को सिखाना तो मैं उससे रिलेटेड कंटेंट बनाऊं, कि मार्केट में जो मुझे ऑब्जेक्शंस मिल रही हैं, अगर मेरा गोल है बच्चों को पढ़ाना, मेरा गोल है अगर बच्चों को पढ़ाना, तो मुझे जो पेरेंट्स से ऑब्जेक्शंस मिलते हैं, क्या मैं उस ऑब्जेक्शंस के अराउंड कंटेंट बनाऊं? ये चीज़ें भी करनी होती हैं और ये चीज़ें भी सीखनी होती हैं। ये सब सीखने के बाद जब आप बिजनेस स्किल्स भी सीख रहे हो, मार्केटिंग, सेलिंग सब कुछ सीख रहे हो, तो धीरे धीरे क्या होता है, आप अपनी टीम को बढ़ा सकते हो, टीम हायरिंग कर सकते हो। अब धीरे धीरे टीम को हम वो सब काम देते हैं जिस काम में एक तो हमारा इंटरेस्ट नहीं है, दूसरा वो काम हमारा बहुत टाइम कंज्यूमिंग है, और तीसरा जिसको हम डेलीगेट करें तो बाकी काम में हम ज़्यादा अपना स्ट्रेंथ लगा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप वीडियो एडिटिंग खुद करते थे, आप एड्स खुद चलाते थे, धीरे धीरे आप उसको किसी और को दोगे। तो शुरू शुरू में जब आप टीम हायर करो तो वीडियो एडिटर पहला एक इंपॉर्टेंट काम, एक इंपॉर्टेंट मेंबर जिसको आपको हायर करना है। दूसरा एक डिजिटल मार्केटियर जो डिजिटल मार्केटिंग आपकी संभाल सके। ये धीरे धीरे आप हायरिंग करोगे, और हायरिंग कब होगी? जब आप खुद अर्निंग करना शुरू करोगे। अर्निंग कैसे करोगे? जब आप टीचिंग को एक बड़े लेवल तक इंक्रीज करोगे, ग्रो करोगे टीचिंग स्किल्स को। तो ये सब चीज़ें धीरे धीरे होती हैं। उसके बाद आपके पास थोड़ा सा टाइम अब खाली होने लग जाएगा, क्योंकि अब आपके लोग, आपकी टीम आपका काम संभालना शुरू कर देंगे। अब थोड़ा सा ज़्यादा आगे वाले टाइम में आप
फ्यूचर में फोकस करोगे कि कंटेंट की क्वालिटी बढ़ानी है, कि कंटेंट की क्वांटिटी को इंक्रीज करना है, कि अपनी टीचिंग स्किल्स जो मैं टीचिंग दे रहा था या दे रही थी उसमें बच्चों को बढ़ाना है, बच्चों को इंक्रीज करने में मार्केटिंग के ऊपर ज़्यादा दिमाग लगाना है, क्या करना है, ये सब चीज़ें आप धीरे धीरे यहाँ पे इंप्रूव करोगे। इसके बाद धीरे धीरे जब आप ये सब करोगे, आपका जब नाम बनने लग जाएगा, क्योंकि ये सब चीज़ें चल रही होंगी साथ साथ, सोशल मीडिया पे आपकी ग्रोथ चल रही होगी, सोशल मीडिया पे लोग आपको जान रहे होंगे। जब लोग आपको जानने लगते हैं तो आपको कमीशन वर्क्स भी मिलते हैं, आपकी पेंटिंग सेल होने के भी स्कोप बढ़ता है। जब ये चीज़ें हो रही होती हैं तब फिर आप ये देखोगे कि टीचिंग स्किल्स एक लेवल तक आप कर रहे हो, आप एक लेवल पे कमीशन वर्क भी ले रहे हो, आप बीच बीच में पेंटिंग को भी सेल कर रहे हो। कौन सी चीज़ में आपको ज़्यादा पैशन आ रहा है, आप उसकी तरफ थोड़ा सा झुकाव रखोगे, उसकी तरफ ज़्यादा फोकस करोगे, और बाकी चीज़ को थोड़ा सा कम करने के बारे में आप सोच सकते हो। और इन चीज़ों में आप थोड़ा सा चीज़ें ट्राई कर सकते हो, क्योंकि आपकी अर्निंग एक लेवल पे चल रही होंगी। इन सब चीज़ों में कहीं पे भी आपको डिग्री, कोई डिप्लोमा, कॉलेज जाना है, लोगों से नेटवर्किंग करना है, कॉलेज में जाके वहाँ तो माहौल मिल जाता है, ऐसा कुछ नहीं है, सब कुछ ऑनलाइन अवेलेबल है। पॉइंट इज़ कि जो आपके रिसोर्सेस हैं इन सब चीज़ों के पीछे, यानी कि आपका टाइम, आपका जो मनी है और आपकी जो एनर्जी है, इसको आप कितना ढंग से इस्तेमाल कर रहे हो वो मैटर करेगा कि आप कितने आगे जाओगे। इतनी सारी चीज़ें सीखनी होती है। कई लोग इसको देख के डर जाएंगे कि अरे यार इतना कुछ सीखना पड़ेगा तो हम आर्टिस्ट ही क्यों बने। मत बनो, आप हॉबी के लिए आर्ट करो, नो प्रॉब्लम। लेकिन अगर आप प्रोफेशनल बनने के बारे में बात करते हो, आप बोलते हो कि आर्ट मेरा लव है, आर्ट मेरा प्यार है, तो प्यार के लिए सब कुछ करना पड़ता है। हर चीज़ वो करनी पड़ती है जिसमें आपको मज़ा नहीं आ रहा है। तो ये भी सीखना पड़ेगा, ये भी करना पड़ेगा, ये भी करना पड़ेगा, और बिजनेस स्किल्स के ऊपर भी काम करना पड़ेगा। लेकिन हाँ, ये सब एक साथ नहीं होगा, एक एक करके होगा। टीचिंग शुरू किया, थोड़ा अर्निंग हुआ, अर्निंग को अपने ऊपर इन्वेस्ट करो। कई लोग डर जाते हैं, खुद के ऊपर पैसे खर्च ही नहीं करते। एक रूल, गोल्डन रूल, इस लाइन को हमेशा याद रखना कि जो इन्वेस्टमेंट आप खुद पे करते हो वो सबसे ज़्यादा आपको रिटर्न देता है। मैं आज की डेट में कुछ भी मुझे अपॉर्चुनिटी मिलती है अपने ऊपर खर्च करने के लिए, मैं अपने ऊपर पहले खर्च करता हूँ। घर की दीवार हो, कपड़े हो, सामान लाना हो, मोबाइल महंगा खरीदना हो, गाड़ी खरीदनी हो, ये सब बाद में हो जाएगा। सेल्फ पहले खुद पे खर्च करो। अगर आपको टीचिंग स्किल्स नहीं आती, टीचिंग स्किल्स सीखने का मौका मिल रहा है, सीखो। अगर आपको आर्ट स्किल्स नहीं आता, आर्ट स्किल्स सीखने का मौका मिल रहा है, सीखो। कुल मिला के जितना इन्वेस्टमेंट आप अपने ऊपर करोगे, एक आपकी ग्रोथ फास्ट हो जाएगी, दूसरा आपका टाइम बच जाएगा, और जितना ये चीज़ आप समझोगे उतना जल्दी ये सारी चीज़ें करने में आपको कम से कम समय लगेगा। और अगर आप इस तरीके से काम करते हो जो मैंने यहाँ पे शेयर किया, आपको कोई प्रो आर्टिस्ट बनने से कोई भी, मैं फिर से बोलता हूँ, कोई भी रोक नहीं सकता। ओके, नाउ आर्ट इज़ मोर लाइक बिजनेस, आर्ट इज़ लेस लाइक ए जॉब। कई लोग आर्ट में जॉब खोजते हैं कि आर्ट करेंगे तो क्या जॉब मिल जाएगी। ओके, कौन सी जॉब मिल जाएगी। जो लोग ऐसे होते हैं जो सिर्फ जॉब के पीछे भाग रहे हैं, उनके लिए आर्ट प्रोफेशनल बनने का या प्रोफेशनल आर्टिस्ट बनना ज़्यादा अच्छा चॉइस नहीं है, क्योंकि आपको थोड़ा सा क्रिएटिव होना पड़ेगा। क्रिएटिव होने का मतलब ये नहीं होता कि हम अपनी पेंटिंग में क्रिएटिविटी दिखाएं। क्रिएटिव होने का मतलब है कि आप अपनी लाइफ में भी क्रिएटिविटी दिखाओ, और क्रिएटिविटी बिजनेस एंगल से इन्वॉल्व होती है, जॉब वाले में नहीं। जॉब में आदमी बस एक डिग्री लेता है, कहीं स्कूल में जॉब मिल जाती है, बस वहाँ पर वो काम करना शुरू कर देता है। अब मैं आपको एक चीज़ और बताता हूँ, अगर आपको रियल में अपने पैशन को जिंदा रखते हुए बड़े लेवल पे पहुँचना है, तो आपको एक बिजनेस वाले एंगल से सोचने की ज़्यादा ज़रूरत है। आपको ये सब चीज़ें, ये जो स्किल्स थी ना, इन सब पे काम करने की टाइम टू टाइम ज़रूरत है, अपने आप को अपग्रेड करने की ज़रूरत है। अगर आप जॉब के पीछे हो तो 1 साल, 2 साल, 3 साल जॉब करने के बाद आपके में, ओके, आपके में यानी कि आप एक आर्टिस्ट बन रहे हो, आपके में वर्सेस एक मैथ टीचर में या एक साइंस टीचर में या किसी और जॉब में कोई फ़र्क नहीं रह जाएगा। आप इसको बस मजबूरी के लिए करोगे क्योंकि महीने की तनख्वाह आ रही है। आर्ट में पैशनेट है, पैशन था, कुछ बड़ा करना था आर्ट में, इसलिए नहीं कर पाओगे। हाँ, अगर आप ऑलरेडी कहीं पे जॉब करते हो तो जॉब छोड़ मत दो, उस मनी को अपने ऊपर वापस लगाओ, ये सब सीखने में, ये चीज़ों को समझने में, अपने ऊपर काम करने में, ताकि आप इस रास्ते को ज़्यादा बड़ा कर पाओ और इस रास्ते को धीरे धीरे छोड़ पाओ। अब ये जो चीज़ मैंने बताई, ये थोड़ी सी यहाँ पे कचरा हो गया इस पेपर में, लेकिन आई होप कि आपको चीज़ें समझ में आ रही होगी कि मैं कहना क्या चाहता हूँ।
ये बेसिक सी बात बहुत सारे लोगों को समझ में नहीं आती है। लोग अलग अलग कॉलेज चले जाते हैं और कॉलेज में भी ये सब बताते नहीं है। ये बहुत दुखद खबर है कि BFA MFA में लोग कर लेते हैं, ये बेसिक बातें समझ में नहीं आती कि आपको अल्टीमेटली ये सब सीखना पड़ेगा। आप अपनी आर्ट क्लास चला रहे हो तो आर्ट क्लास की मार्केटिंग कैसे करनी है वो आपको सीखना पड़ेगा। और आर्ट क्लास चला रहे हो, अब मैं एक और चीज़ बताता हूँ, आपकी आर्ट क्लासेस कितनी ज़्यादा बड़ी होंगी वो सिर्फ एक बात पे निर्भर करता है, सिर्फ एक, कि जो स्टूडेंट्स आपके पास सीख रहे हैं वो रिजल्ट्स, उनका रिजल्ट्स कैसा आ रहा है। आप आर्ट सिखा रहे हो लेकिन बच्चों का आर्ट इंप्रूव नहीं हो रहा, तो यू आर ए बैड आर्ट टीचर, यू आर ए बैड आर्ट टीचर। अपने आप को इंप्रूव करो। कैसे इंप्रूव करोगे? सही से अपने ऊपर काम करो, अपनी स्किल्स पे काम करो, अपने आप को इतना बेहतर बनाओ कि आप ये समझ पाओ कि बच्चों को क्या सिखाऊं या किस तरीके से सिखाऊं कि बच्चों का इंप्रूवमेंट हो। क्या बच्चों को स्किल्स मैं नहीं सिखा पा रहा हूं या नहीं सिखा पा रही हूं, कि बच्चों को मैं एंगेज नहीं कर पा रहा हूं, नहीं कर पा रही हूं। हर चीज़ आपको टाइम टू टाइम अपने ऊपर काम करते रहना पड़ेगा। और अगर ये चीज़ें आपको डिफ़िकल्ट लग रही हैं, ये सब चीज़ें आपको कॉम्प्लिकेटेड लग रही हैं, तो आर्ट की फील्ड में प्रोफेशनल आप नहीं बन पाओगे। और अंडरस्टैंड, सिर्फ बात आर्ट की फील्ड की नहीं है, हर एक फील्ड की है, एवरी फील्ड। ओके, एवरी फील्ड, भले ही वो कोई भी कुछ भी फील्ड में आप जा रहे हो, हर फील्ड में ये सब चीज़ें करनी पड़ेंगी। कोई अगर सिंगर भी बनता है तो एक टाइम के पास उसको बिजनेस एंगल से ये सारी चीज़ें समझनी पड़ती हैं। कोई डांसर बनता है, कुछ भी बनता है, तो ये सब चीज़ें उसको समझनी पड़ती हैं। सोशल मीडिया का इस्तेमाल कैसे करना है, कैसे लोगों के साथ कनेक्शन बनाना है, कैसे लोगों को जोड़ना है सोशल मीडिया के थ्रू, कम्युनिटी कैसे बनानी है। एक बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है जो आपको याद रखना चाहिए, वो है कम्युनिटी। ओके, कम्युनिटी और पर्सनल ब्रांडिंग गो हैंड इन हैंड, ये दोनों साथ साथ चलती हैं। कैसे? जब आप सोशल मीडिया पे ग्रो करते हो, आपको लोग जानने लग जाते हैं, आपके आर्ट स्किल्स को, आपके आर्ट के जो एजुकेशन है, जो आप सोशल मीडिया पे कंटेंट डाल रहे हो, उससे लोग आपसे जुड़ने लग जाते हैं। तो आपको सिर्फ लोगों को, अपने आप को, अपने सोशल मीडिया को ग्रो नहीं करना है, बल्कि कम्युनिटी बनानी है। कम्युनिटी कैसे बनती है? ऑनेस्टी से। ओके, कई सारे लोग आप देखते होंगे कि कोई कोई सिगरेट की ऐड कर रहा है, कोई दारू की ऐड कर रहा है। ऐसे लोग जब आप देखते हो तो इनसे आपका जो भरोसा है वो ख़त्म होने लग जाता है। तो हमेशा जो भी लोग आपसे जुड़े उनको ऑनेस्टी के साथ चीज़ें देनी है, उनको कोई झूठ नहीं बोलना है, कोई गलत चीज़ें उनको प्रमोट नहीं करनी है। सिर्फ वही चीज़ें प्रमोट करो जिससे सामने वाले की हेल्प हो, जिससे सामने वाले की ग्रोथ हो। और अगर कोई चीज़ ऐसी प्रमोट करते हो, अगर आप अपनी क्लास प्रमोट कर रहे हो और आपने ऑलरेडी प्रूफ किया हुआ है कि आपके क्लासेस से सामने वाले की ग्रोथ हुई है, तो शेमलेसली प्रमोट करो, कोई डरने की बात नहीं है। लेकिन डरो वहाँ पे जब आप कोई ऐसा चीज़ प्रमोट करो जिससे सामने वाले का कोई नुकसान हो रहा हो। ऐसी चीज़ कभी प्रमोट मत करो। कुछ ऐसा दो जिससे सामने वाले की ग्रोथ हो, कुछ ऐसा शेयर करो जिससे सामने वाले की हेल्प हो। हमेशा जब देने वाला माइंडसेट आपका रहता है ना, ऑलवेज बी ए गिवर इन लाइफ, गिवर। ओके, देने वाले बनो। जितना आप दोगे अपना एजुकेशन, अपनी नॉलेज, बिना डरे कि मैं कुछ छुपा लूँ क्या, आधा शेयर कर दूँ क्या, थोड़ा सा बताऊँ, थोड़ा सा नहीं बताऊँ क्या, गिवर बनो। ज़्यादा चीज़ें देने में बिलीव करो लेने से ज़्यादा। 100 रुपये लेते हो तो 1000 रुपये का काम करके दो। ऐसी चीज़ें जब आप करते हो ना ऑनेस्टी के साथ, कई टाइम तक, ओके, 6 महीने, 7 महीने, 8 महीने लगातार आप करते हो, एज ए गिवर की तरह काम करते हो, तो आपको इतना मिलेगा जिसकी कोई हद नहीं होगी। और उसी को बोलते हैं कम्युनिटी बनाना, कि लोग आपको इतना प्यार करते हैं, इतना ट्रस्ट करते हैं, इतना आप पे भरोसा करते हैं कि कल की डेट में अगर आप अपना एक इवेंट लॉन्च करते हो या अपना कोई एक पेंटिंग को सेलिंग के लिए उतारते हो, तो लोग इतना ट्रस्ट करते हैं कि दोबारा नहीं पूछते कि पेंटिंग रियल है कि फेक है, कि इवेंट इतना महंगा क्यों है, सस्ता क्यों है। आपके पास आते हैं क्योंकि दे ट्रस्ट यू, और ये ट्रस्ट बनाना पड़ता है बिना कोई स्वार्थ भावना के। और ये बातें आपको कोई कॉलेज में, डिग्री में ये सब सीखने को नहीं मिलेगा, ये आपकी रियल लाइफ एक्सपीरियंसेस हैं। एक आर्टिस्ट बनना, एक प्रोफेशनल आर्टिस्ट बनना, ठीक है, एक प्रोफेशनल आर्टिस्ट बनना सिर्फ आर्ट स्किल्स नहीं होता। प्रोफेशनल आर्टिस्ट बनने में आर्ट स्किल्स के अलावा सोशल स्किल्स, लोगों से कैसे जुड़ना है, लोगों को सच्चाई कैसे बतानी है, लोगों के साथ सही तरीके से कैसे कम्युनिटी डेवलप करनी है, लोगों को किस तरीके से कुछ ऐसा सोशल मीडिया पे देते रहना जिससे लोग आपको ट्रस्ट करें, आप पे भरोसा करें, जिस आपके कंटेंट को देख के लोगों की हेल्प हो। ये सारी चीज़ें, ये जो स्किल्स हैं, ये सॉफ्ट स्किल्स, ये सब चीज़ें, और हार्ड स्किल्स भी जो हैं, जो सेलिंग स्किल्स है, मार्केटिंग स्किल्स हैं, ओके, ऐड चलाना सीखना है, मार्केटिंग में, सोशल मीडिया, डिजिटल मार्केटिंग, ये सब जो सीखने की स्किल्स है, वीडियो एडिटिंग सीखनी है, ये सब जो स्किल्स है, ये सब जब आप काम करते हो, जो चीज़ें जब रिक्वायर्ड होती हैं वो करते चले जाते हो, तब आप प्रोफेशनल बनने से आपको कोई नहीं रोक सकता। इस बात की मैं गारंटी लेता हूँ।
ओके, अगर ये आप कर रहे हो तो अब फिर भी 99% फेल होंगे, पहले भी होते थे, अब भी फेल होंगे इस वीडियो को देखने के बाद भी। क्यों? क्योंकि मुझे पता है अभी भी 99% लोग डर जाएंगे। क्यों डर जाएंगे? क्योंकि ये जो चीज़ें हैं ये 6 दिन में, 6 महीने में, 8 महीने में नहीं होंगी, 1 साल, 2 साल, 3 साल लगे रहना पड़ेगा। अब वैसे तो अगर आप डॉक्टर भी बनो ना तो 7-8 साल तो लगने ही हैं। अगर आप कोई लॉयर भी बनो या कुछ भी बनो, 7-8-10 साल तो लग ही जाते हैं। लेकिन इस चीज़ में साल 2 साल में लोग डर के भाग जाते हैं। लेकिन जो लोग, जो प्रोसेस यहाँ मैंने शेयर किया, इसी प्रोसेस से चलते हैं, अपनी स्किल्स पे काम करना बंद नहीं करते हैं, अपने ऊपर पैसे खर्च करने से डरते नहीं हैं। और ये बात कितनी इंपॉर्टेंट है मैं आपको समझा नहीं सकता, क्योंकि ये चीज़ बोलते ही मैक्सिमम लोग डर जाते हैं कि पैसे की बात मत करो। पैसे की बात आती है तो लोग रोना चालू कर देते हैं कि हमारे पास पैसे नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। क्योंकि पैसे की जब मैं बात करता हूँ ना तो मैंने भी फाइनेंशियल प्रॉब्लम देखी है। फाइनेंशियल प्रॉब्लम जहाँ पे 5 रुपये 10 रुपये खर्च करने में भी डर लगता था, लेकिन मैं सेविंग्स करता था अपनी एजुकेशन में खर्च करने के लिए। अपने ऊपर खर्च करो। कल की डेट में जब आपको टीचिंग स्किल्स के ऊपर काम करना है, कल की डेट में आपको मान लो कि कहीं से डिजिटल मार्केटिंग सीखनी है, कुछ भी सीखना है, पैसे खर्च करने से डरो मत, ठीक है? क्योंकि वो आपका टाइम बचाती है। टाइम, पैसे खर्च करने से वही आदमी डरता है जो टाइम की कदर नहीं समझता। टाइम को खर्च कर देते हैं पैसे बचाने के चक्कर में, फिर टाइम उनको खर्च कर देता है और पैसे कमाने का मौका नहीं मिलता। प्रोफेशनल बनना है, अर्निंग करनी है, अर्निंग के लेवल पे ग्रो करना है, और पैसे को भी सही इस्तेमाल करो अपनी एजुकेशन में, अपनी स्किल्स को डेवलप करने में। फ्यूचर में जब आप अच्छी खासी अर्निंग करोगे तो उससे कई लोगों की आप सपोर्ट में आपको हेल्प भी कर पाओगे। तो बहुत सारी चीज़ें आप डेवलप करते हो इस पूरी जर्नी में, और इस तरीके से जब आप चलोगे ना तो नो डाउट देर इज़ अ लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटी, देर इज लॉट ऑफ वैकेंसी इन दिस फील्ड, देर इज़ अ ब्लू ओशन इन दिस आर्ट फील्ड। एक ब्लू ओशन थ्योरी करके एक वर्ड बोला जाता है, ब्लू ओशन, जिसका मतलब ये होता है, एक होता है ब्लू ओशन, एक होता है रेड ओशन। रेड ओशन जहाँ पे बहुत कंपटीशन है, कंपटीशन बहुत ज़्यादा है लेकिन अपॉर्चुनिटी बहुत कम है। ब्लू ओशन जहाँ पे अपॉर्चुनिटी बहुत ज़्यादा है, मतलब अपॉर्चुनिटी की कोई कमी नहीं है, और जो कंपटीशन वो बहुत कम है। तो आर्ट एक ऐसा फील्ड है जहाँ पे ब्लू ओशन वर्क करता है, और ये चीज़ मैं बहुत ज़्यादा बिलीव करता हूँ कि अभी इंडिया में आर्ट की फील्ड में बहुत खाली जगह है, बहुत खाली जगह। आर्ट की फील्ड में कंपटीशन बहुत कम है। अगर मैं आपको 50 आर्टिस्टों के नाम बोल दूँ बताने तो आप नहीं बता पाएंगे, ओके? क्योंकि इतने लोग, इतना भीड़ है ही नहीं कि इतनी सारी चीज़ें, इतना ज़्यादा नाम हमें सुनने को मिले। बहुत खाली जगह है। और आर्ट की फील्ड में अगर आप इस तरीके से चलते हो तो बिलीव मी, जितने भी और भी जो इसके अल्टरनेटिव जॉब होते हैं ना, कि मैं बैंक में जॉब कर लेता, मैं तो सीए बन जाता, मैं तो ये कर लेता, मैं तो वो कर लेता, उन सब के कंपैरिजन में आप आर्ट की फील्ड में भी अर्निंग कर सकते हैं। जो पॉइंट्स मैंने शेयर किए, मैं आपको एक पॉइंट गारंटी के साथ बोल सकता हूँ कि कभी भी अगले बार आप किसी के मुंह से ये कहानी सुनो कि आर्ट में ना स्कोप नहीं है, या मैं तो बहुत अच्छा आर्ट की फील्ड में, मैंने ना डिग्री ली है लेकिन आर्ट में मैं अर्निंग नहीं कर पाया, या आर्ट में मैं आना चाहता था या चाहती थी पर आर्ट में कोई स्कोप नहीं होने की वजह से मेरा आर्ट छूट गया, ओके? मेरा आर्ट छूट गया, मेरी प्रैक्टिस छूट गई, मुझे स्कोप नहीं मिला। ये सब चीज़ें आप अगले बार जब सुनो तो उनसे पूछना, क्या आपने बिजनेस स्किल्स पे काम किया था? क्या आपने सोशल मीडिया के ऊपर ढंग से काम किया था? क्या सोशल मीडिया के ऊपर काम करने के बाद आपने मार्केट को समझा था? मार्केट को समझना भी बिजनेस स्किल्स के अंदर आता है। क्या आपने सोशल मीडिया को ऐसा कुछ क्रिएट किया था जहाँ पे लोग आपके ऊपर ट्रस्ट कर सकें? क्या आपने कम्युनिटी बनाने पे काम किया था? क्या लोगों को आपने ऑनेस्टली बहुत कुछ ऐसा दिया था कि लोग आपके पास आना चाहें आपसे कुछ खरीदने के लिए? आपकी पेंटिंग खरीदना है, आपकी टीचिंग स्किल्स उनको चाहिए, क्या आपने इतना अच्छे से कम्युनिटी डेवलप करी थी? क्या आपने बिजनेस स्किल्स को काम करते वक्त मार्केटिंग को समझा था? क्या आपने सेलिंग स्किल्स पे काम किया था? क्या आपने एंटरप्रेन्योर की तरह चीज़ों को समझा था? ये सारी चीज़ें आप उनसे पूछोगे, मैं आपको दावे के साथ बोल सकता हूँ 99 भी नहीं, 100% लोग बोलेंगे नहीं। और यही लोग हैं वो जो प्रोफेशनल इस फील्ड में नहीं जा रहे हैं। अगर किसी ने इसके ऊपर काम किया है तो वो आर्ट की फील्ड में अर्निंग कर रहे हैं और अच्छे से काम कर रहे हैं और प्रोफेशनल बन रहे हैं, ओके? सो आई होप माई फैमिली कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। मैंने बहुत ही रॉ फॉर्म में इस वीडियो को रखा, कोई एडिटिंग नहीं, कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, कोई फ़िल्टर वगैरह नहीं। और मैंने ये सोच के किया कि इस ऑनलाइन दुनिया में आपको दूरी फील ना हो, आपको ऐसा फील हो कि मैं आपके सामने बैठा हूँ, आपके साथ बैठ के ये चीज़ें हम डिस्कस कर रहे हैं। कोशिश यही है कि ये जो पॉइंट्स निकल के आते हैं, जो भी आपके सवाल निकल के आते हैं इस आस्क मी आर्ट की सीरीज़ में, बहुत रॉ फॉर्म में और बहुत ऑनेस्टली कवर हो। आई नो वीडियो लंबी हो रही है, लेकिन वीडियो लंबी इसलिए भी हो जाती है क्योंकि यहाँ पे कोई मैं पॉइंटर्स नहीं लिखता हूँ कि इन 4 पॉइंट्स में मैं बात करूँगा या इन 6 पॉइंट्स में बात करूँगा।
क्योंकि जब आप मेरे सामने बैठे होगे और जब आप ये सवाल पूछ रहे होगे तो मैं 5 मिनट है या 10 मिनट है देख के टाइम देख के बात नहीं करूँगा। मैं अपने पॉइंट्स रखूँगा, कभी 10 मिनट लगेगा, कभी 15 मिनट लगेगा, कभी 1 घंटा लगेगा। कोशिश ये रहेगी कि ऑनेस्टली आपके पास चीज़ें पहुँच सके और आपको फील ना हो कि आप मेरे से दूर बैठे हो। आप कहीं भी हो लेकिन ऐसा फील करके आप फील कर सको कि मेरे सामने बैठे हो और एक ऑनेस्ट डिस्कशन हो रहा हो। जो भी इस वीडियो में कुछ पॉइंट्स अगर छूट गए हो, कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा कि कौन से पॉइंट्स छूट गए हैं, उसके ऊपर डिस्कशन आप चाहते हो। और मैं फील करता हूँ कि ऐसे रॉ वीडियोस आपको ज़्यादा समझ में आए हो। जैसे मैं अगर अपने कोई भाई बहन को समझा रहा होता, कोई रिलेटिव के या कोई दोस्त यार को समझा रहा होता, या कोई मेरे स्टूडेंट जो मेरे सामने बैठे उनको समझा रहा होता, वो वाली फीलिंग आप तक पहुँच सके, उस वे में मैंने समझाने की कोशिश की है। तो अगर इस टाइप की वीडियो रॉ फॉर्म में बात करना आपको अच्छा लगता है आस्क मी आर्ट की सीरीज़ में जो हम आगे प्रोसीड करेंगे, तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपको क्या अच्छा लगा, क्या नहीं लगा, वो भी बताइएगा। कोई पॉइंट्स अगर छूटे हों उसके ऊपर भी बताइएगा। हो सकता है आपका सवाल मैं अगले वीडियो में आस्क मी आर्ट की सीरीज़ में ले लूँ। तो ये तरीका कैसा है बात करने का, अपने विचारों को शेयर करने का इस ऑनलाइन दुनिया में, ऑनेस्टली बैठ के 1-to-1 टाइप का, कमेंट सेक्शन बताइएगा। मिलता हूँ मैं आपको अगले वीडियो में। एंड थैंक यू सो मच अगर आपने वीडियो को पूरा देखा है, इतनी लंबी दूरी तक आप आए हैं। और अगर वीडियो में कुछ भी इन्फॉर्मेटिव लगा हो, आपको अगर क्लैरिटी मिली हो, कोशिश मेरी है कि आपको मैं क्लैरिटी दे सकूं। और कोई पॉइंट छूटे हो तो बताइएगा कमेंट सेक्शन में, बेझिझक उसके ऊपर और डिस्कशन करेंगे ताकि आपको पूरी क्लैरिटी मिल सके। लेकिन अगर आपको इस वीडियो से भी क्लैरिटी मिली हो तो शेयर ज़रूर करिएगा, क्योंकि क्या होता है ना, ऐसी वीडियोज़ जल्दी से शेयरेबल नहीं होती हैं। मतलब मैं अगर शॉर्ट्स बनाता हूँ, रील्स बनाता हूँ, उसमें शेयर्स आने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। कोई एंगेजिंग कंटेंट होता है, कुछ ट्रांजिशंस होते हैं, तो उसमें शेयर्स आने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। कोई हॉट टॉपिक होता है, कोई ऐसा टॉपिक होता है जहाँ पे लोग उसको शेयर करना चाहें, या कोई कॉमेडी वीडियो होती है, ज़्यादा शेयर करने के लायक होती है वो। ऐसी वीडियोस थोड़ी सी ज़्यादा लंबी और ज़्यादा टॉकेटिव हो जाती है, थोड़ा सा बोरिंग हो जाती है। लेकिन उन लोगों के लिए बोरिंग नहीं होती है जो इन सब पॉइंट जिनके लिए ये सारी बातें बहुत सीरियस लेवल की है। जैसे कोई प्रोफेशनल बनना चाहता है, उसके लिए ये सारे पॉइंट्स उसकी लाइफ को बचाने वाले पॉइंट्स हैं। लेकिन कोई ऐसा आदमी है जो हॉबी के लिए आर्ट कर रहा है, उनके लिए ये सारे पॉइंट्स कोई काम के नहीं है, तो उनके लिए वीडियो बोरिंग होगी। तो अगर इस वीडियो ने आपको हेल्प किया हो, अगर आप प्रोफेशनल आर्टिस्ट बनने के लिए काम कर रहे हैं और इस वीडियो ने आपको हेल्प किया हो, तो आप शेयर ज़रूर करिएगा। क्योंकि ऐसी वीडियोस कई लोगों का कई साल और कई सही डायरेक्शन देने में उनको काम कर सकती है। तो उस नज़र से शेयर करिएगा। अदरवाइज़ कोई प्रॉब्लम या कोई और ऐसा क्वेश्चन हो तो बताइएगा, आस्क मी आर्ट की सीरीज़ में हम उसको कवर करेंगे। रॉ फॉर्म इस तरीके का कैसा लगा बताइएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर एवरीबॉडी। लव आर्ट, लिव आर्ट।